Assalamu alaikum dear students. I'm Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17. The topic of discussion is islets of Langerhans. You know that what is islets of Langerhans? That is the name of the specified cells which have endocrine activity in the body. यानी कि बॉडी के अंदर दो तरह के पेंक्रियाज काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी. अब वो जो एंडोक्राइन एक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू द स्पेसिफाइड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, लाइक दैट अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स. ये सेल्स ऐसे हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं. बट इन रेफरेंस टू ग्लूकोज मैनेजमेंट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो चलते हैं लेक्चर बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज. देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेसिफिक सेल्स का नाम है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस is the name of specific cells and these are existing in pancreas. ये pancreas में मौजूद होते हैं. हमने डायरेक्टली pancreas को क्यों नहीं लिखा? The reason behind, जो pancreas है ये pancreas dual activity perform करने में involve होता है. एक हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि pancreas जो है ये dual activity इस तरह से perform करता है. It is also working as endocrine gland as well as exocrine gland. दोनों के तौर पे ये काम कर रहा होता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी. स्टूडेंट, यहाँ पे अगर एंडोक्राइन एक्टिविटी की बात की जाए तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स है these are known as islets of Langerhans. यानी कि हमने ऐसे कहा कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है these are एंडोक्राइन एक्टिविटी रखने वाले सेल्स हैं. एंडोक्राइन एक्टिविटी रखने वाले बेसिकली स्पेसिफिक सेल्स कह सकते हैं. ये ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें शामिल होते हैं. अब दूसरी हमने बात की कि एक्सोक्राइन एक्टिविटी है. इफ यू रिमेंबर, you have studied in first year, pancreatic juice produce होता है, pancreatic juice. और ये जो pancreatic juice है that is related to digestion, ये digestion से relate करता है, digestive system से है. It contain different pancreatic enzymes, one of them pancreatic amylase and the many others. तो ये जो एक्सोक्राइन एक्टिविटी है इसको तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. हम सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एक्टिविटी जो कि एंडोक्राइन एक्टिविटी है इसको डिस्कस करेंगे. तो इसमें ये जो एंडोक्राइन है हार्मोन की प्रोडक्शन. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इज एक्टिंग एज डुअल ग्लैंड. ये एज डुअल ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी दोनों के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं. अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स की. तो मेनली जो सेल्स मौजूद हैं इसमें दो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक इसमें जो हैं दीज आर अल्फा सेल्स एंड द अदर वन इज आर बीटा सेल्स. यानी कि एक जो इसमें सेल्स हैं वो कौन से हैं? अल्फा सेल्स. और दूसरे जो सेल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं दीज आर बीटा सेल्स. ये इसमें बीटा सेल्स मौजूद होते हैं. देखिए, अल्फा सेल्स इज यूटिलाइजिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन. ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि बीटा सेल्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. ये इंसुलिन की प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं. अगर मैं आपको इन सेल्स की अमाउंट नंबर बताऊं तो अल्फा सेल्स आर लेस इन नंबर, यानी कि these are less in number. ये नंबर के लिहाज से देखा जाए तो कम हैं, जबकि अगर हम बीटा सेल्स की बात करें तो these are more in number. ये नंबर में ज़्यादा होते हैं. ऑलमोस्ट किसी बुक में रेफरेंस है कि ये 20% हैं, these are 80%. इंसुलिन वाले प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% होते हैं. अब देखिए, यहाँ पे हम ये बात करते हैं
कि जो अल्फा सेल्स हैं ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, देन व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागोन? तो ग्लूकागोन सेल जो हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, यानी कि इंक्रीज हम ये एरो से इंक्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। हम इस ब्लड शुगर लेवल को BSLB लिखते हैं, ब्लड शुगर लेवल। सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो सेल्स हैं वो अल्फा सेल्स हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। इन द केस बीटा सेल्स तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन जो है दैट डिक्रीज, ये हम जो इस तरह से डाउनवर्ड एरो लेते हैं इसका मतलब होता है डिक्रीज, कम करना, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं? डिक्रीज करता है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं डिक्रीज BSL, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है। अगला ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि भाई अगर इंक्रीज कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट द ग्लूकागोन। अब अगर ग्लूकागोन की बात की जाए तो ग्लूकागोन किस तरह से वर्किंग करता है, हम इसमें इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं ग्लूकागोन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज BSL, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने में। और यहाँ पे जो शुगर है इसका मतलब ये ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, इसके ना डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, यानी कि हमने क्या करना है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को यानी कि इसकी सिंथेसिस को शुगर के ब्लड के अंदर बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। नंबर 1, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन जो है उसको क्या करना, बढ़ा देना, इंक्रीज करना, एक तो इसमें ये हो सकता है। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं that is also responsible to increase by blood sugar level, यानी कि शुगर को बढ़ाने के लिए ब्रेकडाउन ऑफ फैट की ब्रेकडाउन जो है उसको भी इंक्रीज करवा देगा। ब्रेकडाउन ऑफ फैट इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी कि फैट्स जो होते हैं उनसे भी आगे एनर्जी प्रोडक्शन में इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ताकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सके। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये काम जो हो रहा है दैट इज इन लिवर एंड मसल्स, तो ये दोनों काम जो हैं वो कहाँ पे हो रहे होंगे, लिवर और मसल्स में, दोनों पे ये काम हो रहे होते हैं। यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, इंक्रीज करना, वो यहाँ पे लिवर में, मसल में, बॉडी के जहाँ पे भी फैट अवेलेबल है वहाँ पे ब्रेकडाउन होगी। बॉडी में जहाँ पे भी ग्लाइकोजन मौजूद है, चाहे वो लिवर में है या मसल्स में है, उसकी ब्रेकडाउन से हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं, बट अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन अगर वर्किंग करती है तो वो कैसे करती है, उसमें किस तरह से एबिलिटी होती है। तो इंसुलिन में हमने क्या करना है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगी, यानी कि इसका काम हमने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, कम करना होता है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, हम यहाँ पे सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल वो बढ़ा देते हैं। सेल यूटिलाइजेशन इन cell that is going to be increases. If it is increases then definitely जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये ग्लूकोज को कम करना है तो फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे किस चीज़ को, फैट प्लस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है उनको क्या कर देंगे,
इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ये एक काम है। फिर अगर एक और बात कही जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट शुरू कर देंगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है इसको हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करना मेन मकसद है। सब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इस तरह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फैट की जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ा दें, तो फैट की डिपोजिशन या उसकी वो जो बॉडी के अंदर स्टोरेज होता है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो इन दोनों रेफरेंस में देखा जाए तो दोनों रेफरेंस में होता क्या है, बेसिकली दोनों रेफरेंस में हमने ये कहा कि जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन दैट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। एंटागोनिस्टिक का टर्म जो होती है वो हम कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्लूकागोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। यानी कि जहाँ पे ग्लूकागोन और इंसुलिन है एक दूसरे के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ग्लूकागोन क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इंसुलिन क्या कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं। सो जब ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, सो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट मेमोराइज वन मोर थिंग कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना हो, शुगर लेवल को मेंटेन करना हो, तो उसकी मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना, उसकी जो रेगुलेशन होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसमें क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि जो इसके सेल्स हैं अल्फा एंड बीटा सेल्स, यही रोल प्ले करेंगे और पैंक्रियाटिक हार्मोन जो होते हैं वो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, रेगुलर इसको इजीली रेगुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट अब तक जो हमने डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास जो है ये डुअल ग्लैंड एक्टिविटी है। इसमें एक्सोक्राइन एक्टिविटी के लिए पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे जो इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी है उसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और ये एक्टिविटी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं। दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इनमें देखा जाए तो ये जो सेल्स हैं, सेल्स दो तरह के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वैसे ये और भी होते हैं। यहाँ पे अल्फा सेल्स ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये नंबर में कम है, ये नंबर में ज़्यादा है। सो इनका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, और इनका काम अगर देखा जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, कम करना काम है। एक दूसरे में रेगुलेशन जो होगी वो इन्हीं एंटागोनिस्टिक फंक्शन की वजह से होगी। जहाँ पे बॉडी में एक एक्सलरेटर है तो उसको स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर भी मौजूद होता है जो उसको सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को, उसके वर्किंग को। तो ग्लूकागोन कैसे करता है वर्किंग, ग्लूकागोन में ये तीन एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा भी होती हैं। इंसुलिन की बात की जाए तो ये कैसे डिक्रीज करता है, तो इसमें भी एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्किंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इसमें डिसऑर्डर आ जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड में 17.28 पार्ट 2 कंटिन्यू। स्टूडेंट्स हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को डिस्कस कर रहे थे, पैंक्रियाज को, और उसमें हमने डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाज, इसके डिसऑर्डर्स हैं। देखें स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर जो हैं वो दोनों हार्मोन्स को लेकर हो सकते हैं। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो इंसुलिन को डिस्कस करेंगे, बट यू नो दैट कि इसका जो अंडर कंट्रोल है वो किसकी हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्टिवेटर है वो कौन है। तो इसका एक्टिवेटर सेम एज इट इज़
STH एंड ACTH, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो था, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंटीरियर लोब में हार्मोन्स हैं। अब वो जो एंटीरियर लोब से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, और दूसरा जिसे हमने STH के नाम से मेंशन किया हुआ है। एंड सेकंड जो हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसे हम ACTH के नाम से मेंशन करते हैं। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये दो शामिल होते हैं। बेसिकली तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका जो एक्ट है वो तो होता है उस पर बॉडी के सेल्स के ऊपर, और इसका जो एक्ट है वो एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर होता है। अब जानते हैं कि ये क्यों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे भी एक्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो STH है इसका काम होता है ग्रोथ करवाना। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी बनाने के लिए इसका फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होगा तो एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बन जाएगी तो उसी से आगे ग्रोथ होगी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि जो STH है ये बेसिकली एक्ट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ऊपर। यहाँ से ये STH ग्रोथ करवाता है, यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन ग्रोथ में यूटिलाइज होती है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की बात की जाए तो इफ देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या रिक्वायर्ड होता है? जाहिर सी बात है, बहुत क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ताकि हम उसको सर्वाइव कर सकें, और वो एनर्जी जो है उसके लिए भी प्राइमरी फ्यूल क्या है? ग्लूकोज, रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के अंडर कंट्रोल होगी। और यहाँ पे हमने कहा सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो भी इसमें एक्ट होते हैं, वो भी इसमें एक्ट करेंगे और इसकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएंगे। अब अगर तो इनके भी अंदर भी कम या ज़्यादा होता है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वन बाय वन दोनों के डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन के लिहाज से कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू इंसुलिन प्रोडक्शन। अब देखें स्टूडेंट्स, वही दो सिनेरियो हो सकते हैं जो सबके अंदर हैं। पहला सिनेरियो जो है वो हाइपोसेक्रीशंस हम कह सकते हैं, या चलें हम पहला डिस्कस कर लेते हैं हाइपर सेक्रीशंस। जब हाइपर सेक्रीशंस होती हैं मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या इफेक्ट होगा? हाइपर सेक्रीशंस में हम एक बात कह देते हैं, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी डिक्रीज्ड इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन BSL, इंक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन, दैट विल बी हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको हम ऐसे भी एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है बिलो, और ग्लाइसीमिया मीन टू से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। तो लो ग्लूकोज इन ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। एंड यू नो दैट कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द बॉडी? जब हाइपोग्लाइसीमिया है तो उस वक्त जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि बॉडी के अंदर नर्व और मसल फंक्शन जो हैं इसमें एबनॉर्मलिटी, डिस्टर्बेंस आएगी। नर्व और मसल फंक्शन जो हैं
इसमें क्या आएगी, एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया में नर्व और मसल्स दोनों में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने बात की है एक कंडीशंस की, एंड दैट कंडीशन इज हाइपर सीक्रेशंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की जब सीक्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपो सीक्रेशंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की जब सीक्रेशंस कम होती हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो हम ये कह सकते हैं हाइपो सीक्रेशंस ऑफ इंसुलिन। इसको हम यहाँ पे इस सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा हाइपो सीक्रेशंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की सीक्रेशन जो है वो कम हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब लो इंसुलिन की सीक्रेशंस कम होंगी तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे हमने कहा कि इंक्रीज इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज, तो लो इंसुलिन विल कॉज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और आमतौर पर जिसे हम शुगर कहते हैं ना कि शुगर की बीमारी है, तो वो बेसिकली इंसुलिन की प्रोडक्शन कम और ब्लड शुगर लेवल की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से होती है। अब ब्लड शुगर लेवल में ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक बीमारी हो जाती है, दैट इज़ नॉन एज डायबिटीज़ मेलाइट्स। डायबिटीज़ मेलाइट्स, ये एक डिजीज़ जो है वो इसमें हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था डायबिटीज इन स्पाइडर्स। डायबिटीज इन स्पाइडर्स जो था दैट वाज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड इन एडीएच सीक्रेशंस। एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन वैसोप्रेशन की सीक्रेशंस कम होने की वजह से ऐसा था, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन की अंडर एक्टिविटी या अंडर प्रोडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जब इंसुलिन की अंडर प्रोडक्टिव की वजह से अंडर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है डायबिटीज मेलाइट्स, देन हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या इसकी एक ही टाइप है जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है? नो, देयर इज एन अदर टाइप व्हिच डिड नॉट डिपेंड अपॉन द इंसुलिन, दैट इज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइट्स। We'll study in chapter number 22 how these different types of diabetes occurs in human body and which are the genetic basis of that diseases. तो ये हम चैप्टर 22 में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हम इसके रिलेटेड पढ़ते हैं जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है डायबिटीज मेलाइट्स, तो इसमें सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइट्स? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? सबसे पहली तो बात ये है कि इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, पहला। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज शुगर इन यूरिन। यूरिन के अंदर शुगर की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमने ब्लड के अंदर बात की, तो ब्लड में अगर इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस जो है वो आ जाएगा, इसमें इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। अब देखिए ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जब देखिए मेरी बात सुनिए, लेट्स सपोज के बॉडी के अंदर ब्लड है, इस ब्लड सिक्रेशंस में, ब्लड में अगर ग्लूकोज शुगर बढ़ जा रही है, बढ़ी जा रही है, इंक्रीज हो रही है, वो इसके अंदर डिजॉल्व होगी, तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो जब ये हाइपरटोनिक होगा ब्लड के अंदर, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कॉज होगी, तो उससे हम कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक होने की वजह से, यानी गाढ़ापन होने की वजह से थ्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं थ्रस्ट एक, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इसमें, ब्लाइंडनेस, क्योंकि आंखों के अंदर जो है वो जब ये ब्लड जाएगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन, लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन मतलब कि लोअर
लिम्स जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो लोअर लिम्स एम्पुटेशन हो सकती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द फैट विच नीड ग्लूकोज फॉर देयर ऑक्सीडेशंस, दीज आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द ब्लड। ये भी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पॉइंट कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स of the fats, blood of fat which require ये जो हैं ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ओनली लॉस विद द मेटल आयंस, वैल्यूएबल मेटल आयंस, और जो सिर्फ और सिर्फ किडनी से लॉस होते हैं विद वैल्यूएबल मेटल आयंस को साथ लेकर। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एक्यूमुलेट होते हैं, दीज आर लॉस, ये लॉस होंगे, लॉस फ्रॉम लॉस थ्रू किडनी या बाय किडनी with valuable metal ions, with valuable metal ions। लेकिन जो मेटल आयंस होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज प्रॉपर फंक्शन, फॉर एग्जांपल द कॉपर, जिंक, क्योंकि ये एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सो ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं फैट के, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और ये लॉस होते हैं बॉडी से थ्रू किडनी और विद वैल्यूएबल मेटल आयंस। ये मेटल आयंस भी बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाते हैं। जब मेटल आयंस भी बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारी जो एक्टिविटी है, एंजाइम्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटी या डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर मेटल आयंस होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें क्रिएट हो सकती हैं। नाउ हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं फ्रॉम फैट्स, इनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट कहा कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ द फैट, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ द फैट फ्रॉम फैट नीड ग्लूकोज फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर देयर ऑक्सीडेशन, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन के लिए उनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो है वो भी चाहिए होती है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये डेफिनेटली इट इज़ प्रॉपरली अनअवेलेबल फॉर दैट, और जब ये अनअवेलेबल होता है तो उसकी वजह से फिर ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। स्टूडेंट, वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये जो हमने कहा ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से अब थ्रस्ट ज़्यादा है, और थ्रस्ट जब होती है तो वॉल्यूम जो है, ब्लड प्रेशर और अदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी इसके साथ क्या होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक मेन डायबिटीज़ की वजह से काफ़ी अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इससे, अदर डिजीज़ जो हैं वो भी इससे क्या हो सकती हैं, लिंक्ड होती हैं। अदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी इससे लिंक होते हैं, इसी की वजह से उनमें प्रॉब्लम कॉज हो रही होती है। स्टूडेंट, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, हमने कहा कि इनके जो एक्टिवेटर हैं अगर इनमें भी कोई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। वैसे तो हमने कहा कि वैसे अगर डिसऑर्डर आता है इंसुलिन के अंदर और इंसुलिन की हाइपर सीक्रेशंस एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो उससे ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में हमने कहा नर्व और मसल फंक्शन जो हैं इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी कॉज होगी। अब यहाँ पे देखा जाए हाइपोसेक्रेशन, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी जबकि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। हम यहाँ पे कहते हैं डिसऑर्डर होगा डायबिटीज मेलाइट्स, और इसके सिम्टम्स में BSL, शुगर इन यूरिन, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, थ्रस्ट, ब्लाइंडनेस, लिम्ब एम्पुटेशंस और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ये एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम फैट। और बेसिकली ये जब लॉस्ट होते हैं किडनी के थ्रू, ये अपने साथ वैल्यूएबल आयंस जो हैं उनको भी ले जाते हैं। सेम ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, इनको स्पेसिफिकली नीड होती है ग्लूकोज की, किस पर्पस के लिए, फॉर देयर प्रॉपर ऑक्सीडेशन के लिए। तो अगर तो ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये भी इसमें होता है क्योंकि जब पर्सन पानी ज़्यादा यूज़ करता है
तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो फिर आगे यूरिनेशन जो है वो भी फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाती है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है ये भी एक प्रॉब्लम इससे रिलेट कर रही होती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू द ग्लूकागोन, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डिसऑर्डर्स की जब हमने बात की तो हमने कहा कि दो तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इधर इट इज़ रिलेटेड टू ग्लूकागोन, इधर इट इज़ रिलेटेड टू इंसुलिन। तो हमने पहले जो डिस्कस किया, किसका डिस्कस किया? इंसुलिन का डिस्कस किया। इंसुलिन में हमने इसकी दोनों सीक्रेशंस की बात की, जब इसमें सीक्रेशंस लो हो जाती हैं और जब इसमें सीक्रेशंस हाई हो जाती हैं। जब इसमें सीक्रेशंस हाई हो जाती हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया की बात की हमने, हाइपोग्लाइसीमिया। जब इसमें सीक्रेशंस लो हो जाती हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया की बात करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया जो है ये हमने कहा डायबिटीज़ मेलाइट्स कहलाती हैं, जिसे हम आम जुबान में शुगर कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने कहा कि शुगर बढ़ने से ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, इसमें नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, नर्वस डिसअरेंजमेंट हो सकती है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो सकती है। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का मतलब ये होता है कि जो टांगें होती हैं या इस तरह से लिम्ब्स होते हैं, लोअर लिम्ब्स, यहाँ पे ब्लड नीचे तो जाता है लेकिन ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि गाढ़ा हो चुका होता है, ब्लड में शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो चुका होता है। सो जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं होती, तो इस तरह से ब्लड नीचे ही रहता है और ऑक्सीजन बाकी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती तो फिर हम उनको डीजनरेट करना पड़ता है, यानी कि उनको ख़त्म करना पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डिग्रेड खुद ही होना शुरू हो जाती हैं। सेम इसमें हमने ब्लाइंडनेस की बात की, तो ब्लाइंडनेस भी सेम यही रीज़न है कि आंखों के अंदर नर्व्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती है और ब्लाइंडनेस भी पॉसिबल है। हाई सिक्रेशंस में हमने नर्वस और उसके डिसऑर्डरनेस की बात की, नर्व और मसल के डिसऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट रेफरेंस में देखा जाए ना तो दूसरा जो है वो है ग्लूकागोन। और जो ग्लूकागोन है इसकी अबनॉर्मेलिटी जो है, डिसऑर्डरनेस जो है वो रेयर इन नेचर। आप ऐसे कह सकते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटी में इसकी एबनॉर्मेलिटी कैसी होती है, रेयर एबनॉर्मेलिटी इसकी जो है वो हो रही होती है। बहुत कम है कि इसकी एबनॉर्मेलिटी हो, लेकिन फिर भी हम ये बात तो जानते हैं कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करने में, इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है। अब इसके एक सिनेरियो ऐसे है कि बीटा सेल्स जो हैं, बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर होता है। किसके ऊपर सेल्स पे होता है? बीटा सेल्स। अब ये बात तो आप जानते हैं कि बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। सो जो अल्फा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस ग्लूकागोन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन। और बीटा सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस इंसुलिन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। वी आर गोइंग टू स्टडी डिसऑर्डरनेस इन ग्लूकागोन। हम ग्लूकागोन की डिसऑर्डरनेस पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए, जो बीटा सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। हमने एक और ज़रा बात नोट कीजिएगा, वो भी ये है कि जो बीटा सेल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट नंबर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर इन नंबर। जबकि अगर हम बात करें इसकी तो ये लेस इन नंबर, इनका नंबर जो है वो क्या है, लेस है, मतलब इनकी तादाद जो है वो क्या है, कम है। अब देखिए, ट्यूमर ऑन बीटा सेल, यानी कि मैं एक बात यहाँ पे आपको समझाऊं तो वह ऐसे है कि ट्यूमर ऑन बीटा सेल्स, बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर है। जब बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर है तो दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे।
इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इसकी वजह से दैट इन टर्न रिजल्ट टू डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये कंडीशन जो है इसको हमने हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से मेंशन किया हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया। एंड यू नो दैट कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या प्रोड्यूस होगा, जाहिर सी बात है ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ग्लूकागोन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स जो हैं दैट विल प्रोड्यूस ग्लूकागोन। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी इंक्रीज है तो हमें इसकी भी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, इसकी भी प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब हम कहेंगे अल्फा सेल्स वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ रही है और ये जो ग्लूकागोन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ताकि ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग, फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग, ताकि उसको मेंटेन कर सके, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रेगुलेट कर सके, क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। जबकि ये इतना ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि अल्फा सेल्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, अल्फा सेल्स क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट ड्यू टू ओवर एक्टिविटी, एग्जॉस्ट ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। जब इसकी काम ज़्यादा परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म करते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दैट विल डैमेजिंग इन अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए ट्यूमर कहाँ पे हुआ था, बीटा सेल्स में, लेकिन उन्होंने डैमेज किसको किया, अल्फा सेल्स को। फिनोमेना क्या है कि बीटा सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ग्लूकागोन की। वाई, क्योंकि यहाँ पे ये तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं जिससे ग्लूकोज कम हो रहा है, तो ग्लूकोज को ज़्यादा करने के लिए हम किसको यूटिलाइज करेंगे, ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ट्यूमर हुआ है बीटा सेल पे, प्रोडक्शन ज़्यादा किसकी हुई है, ग्लूकागोन की, एज कम्पेयर टू इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ इसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो इसकी वजह से अल्फा सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब ये एग्जॉस्ट हो गए तो उससे क्या होगा, अल्फा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। सो ये एक हम कह सकते हैं कि ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक सेल की ओवर एक्टिविटी की वजह से दूसरा सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड उसकी एक्टिविटी जो है वो इसके एंटागोनिस्टिक वर्किंग है और उस एंटागोनिस्टिक को आपस में रेगुलेशन के पर्पस के लिए वो भी सिक्रेशंस बढ़ाता है। और इनका नंबर तो ऑलरेडी क्या है, लेस है, वी हैव स्टडीड हियर, इनका नंबर ऑलरेडी लेस है, तो ये इसके मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक तो इन पे ट्यूमर हो चुका है, तो जब इनके ऊपर ट्यूमर होगा तो इसका मुकाबला करने के लिए ये स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स ओवर एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं दैट विल बी एग्जॉस्टेड, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि दैट विल बी डैमेज, ये क्या हो जाएंगे, डैमेजिंग इन अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ग्लूकोज के लेवल को समझ चुके होंगे, यानी कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट रेंज होती है, उस रेंज से अगर कम है तो उसको ज़्यादा किया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। एंड यू नो दैट दीज हार्मोन्स वर्क एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो बॉडी में जो भी चीज़ रेगुलेट करनी है तो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे ग्लूकोज को लिया, तो ग्लूकोज की एक सेट रेंज है जो कि एक स्पेसिफाइड है, हमने उसी रेंज के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। सो एक ग्लूकागोन है जो उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा अगर उस रेंज से कम होता है, तो अगर उस रेंज से ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन प्ले करेगा रोल। तो इसी तरह से एक बॉडी के अंदर मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हो रही होती हैं। सर्टन एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं।
एक पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये कि एक्सप्लेन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन डिटेल। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, सेम एज इट इज़। ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इन डायबिटीज मेलाइट्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइट्स, एंड यू नो दैट डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड टू एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड डायबिटीज मेलाइट्स इज रिलेटेड टू द इंसुलिन। ये दोनों की अंडर एक्टिविटी की वजह से होता है। सो मुख्तलिफ तरह के MCQ भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द ग्लूकागोन, तो उसमें ऑप्शंस में आ सकते हैं नंबर 1 ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, नंबर 2 इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नंबर 3 break down of the fats into glucose and inhibit glycogenolysis। तो what will be the answer? Definitely delta। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्रेकडाउन तो वो पहले से करवाएगा क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट नहीं करेगा बल्कि प्रमोट करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवाना। सो नेक्स्ट हम एड्रिनल ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके कौन से रोल हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।